ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में समकालीन आधुनिक काल की समकालीन कविता के बारे में बताऊंगी। समकालीन कविता की विशेषताएं, समकालीन कविता के कवि और उनका काव्य संग्रह, समकालीन कविता के काव्य पंक्तियों के बारे में बताऊंगी। तो सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, वही सब पॉइंट लेकर आई हूँ जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने हिंदी विषय का चयन किया है, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे पहले मैंने आदिकाल की भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद नई कविता पर मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज मैं समकालीन कविता के बारे में बताऊंगी। चलिए देखते हैं समकालीन कविता क्या है। समकालीन कविता आधुनिक हिंदी कविता के विकास में वर्तमान काव्य आंदोलन है। समकालीन कविता का आरंभ 1962 से 1964 माना जाता है। मतलब समकालीन कविता का जो आरंभ है कब से कब माना जाता है, 1962 से 64 माना जाता है। सठोत्तरी कविता समकालीन कविता को एक मान लेना उचित नहीं है। दोनों को एक मानना उचित नहीं है। किसको? सठोत्तरी कविता और समकालीन कविता को। समकालीन कविता आधुनिक कविता के विकास में नई चेतना, नई भावभूमि, नई संवेदना, नए शिल्प के बदलाव की सूचक काव्यधारा है। मतलब आधुनिक कविता का जो विकास हुआ उसमें एक नई चेतना, नई भावभूमि, नई संवेदना, नए शिल्प के बदलाव की क्या है? सूचक है। कौन? समकालीन कविता। इस काव्यधारा का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? आम आदमी यानी निम्न वर्ग और समाज की निम्न मध्य वर्ग और समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करना है। वास्तविकता मतलब जो सच्चाई है, यथार्थ है समाज की, उसी को इन्होंने कविताओं में दिखाया है, समकालीन कविता में दिखाया गया है। तो यही इसका समकालीन कविता का क्या है? उद्देश्य है। नई कविता के बाद उसके काव्य आंदोलनों का प्रचलन हुआ। डॉक्टर हुकुमचंद राजपाल के अनुसार समकालीन कविता का प्रारंभ 1964 के बाद माना जाता है। नई कविता के बाद क्या हुआ? काव्य आंदोलन का प्रचलन हुआ। और डॉक्टर हुकुमचंद राजपाल ने क्या समकालीन कविता का प्रारंभ कब से माना है? 1964 के बाद से माना है। किसने? डॉक्टर हुकुमचंद राजपाल ने। डॉक्टर संजय जैन के अनुसार समकालीन काव्य आंदोलन अपनी ऐतिहासिकता में समसामयिक युग के अंतर्विरोधों, अंतर्द्वंद्वों, विसंगतियों, विषमताओं और विडंबनाओं का खुला दस्तावेज है। इन्होंने क्या माना है कि समकालीन जो कविता है वो उस समय की युग के अंतर्विरोधों, अंतर्द्वंद्वों, विसंगतियों, विषमताओं को क्या किया गया है? खुलकर दिखाया गया है। ऐसा इनका मानना है समकालीन कविता के विषय में कि समकालीन कविता में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विसंगतियों, विषमताओं का और विडंबनाओं का खुलकर विरोध किया गया है और दिखाया गया है। ऐसा डॉक्टर संजय जैन मानते हैं। इस काव्यांदोलन का रचना मर्म एक ओर जनमानस की संवेदना पर अवस्थित है, तो दूसरी ओर समाज और राजनीति की अमानवीय शोषित शक्तियों के विरुद्ध व्यंग की पैनी धार से ओतप्रोत है। मतलब जो समाज और राजनीति में जो शोषक लोग थे, वे उनकी शक्तियों पर क्या किया गया है? उनकी शक्तियों के विरुद्ध व्यंग का प्रहार किया गया है। मतलब व्यंग के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उनकी शक्तियों का विरोध किया गया है और उसको व्यंग के माध्यम से दिखाया गया है समकालीन कविता में। यह काव्यधारा उच्च वर्ग के भीतरी अमानवीय, विभत्स, घिनौने, व्यभिचारी, स्वार्थपरक, घृणित, गलीज, दूषित, भ्रष्ट चरित्र का पर्दाफाश करने में सक्षम है। मतलब उच्च वर्ग के जो लोग हैं, उनके जो व्यभिचारी हैं, घिनौने व्यवहार हैं, घृणित और भ्रष्ट चरित्र जो है उसका पर्दाफाश किया गया है। किसमें? इस कविता में, समकालीन कविता में। इस काव्यधारा में संवेदना का पोट एवं आत्मीयता का भाव अत्यंत गहरा है। संवेदनाओं और आत्मीयता को दिखाया गया है इस कविता में। डॉक्टर राघव प्रकाश के मतानुसार समकालीन कविता घटना की कविता है। डॉक्टर राघव प्रसाद क्या मानते हैं? डॉक्टर राघव प्रकाश मानते हैं कि समकालीन कविता जो है घटना की कविता है। मतलब इसमें घटनाओं को दिखाया गया है। पुनर्जागरण से पूर्व हमारी कविता घटनाओं से ऊपर भावों और विचारों में विचर रही थी। मतलब पुनर्जागरण से पूर्व हमारी जो कविता थी वो भाव विचारों में विचर रही थी, लेकिन क्या हुआ, बाद में कविता में बदलाव हुई, अंगड़ाई ली और समकालीन कविता के रूप में जन्म लिया
वस्तुतः घटना से घटना तक की यात्रा समकालीन यथार्थवादी कविता की यात्रा है। मतलब घटना को इसमें दिखाया गया है और यही घटना से घटना तक की यात्रा ही समकालीन यथार्थवादी कविता की यात्रा है। समकालीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां, विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो समकालीन आर्थिक और सामाजिक चेतना का उद्घाटन किया गया है किसमें? समकालीन कविता में। इस कविता के कवियों ने समकालीन आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रश्नों का यथार्थ वर्णन किया है। बच्चन, दिनकर और अज्ञे के समान एक कवि ऊंचे पदों के लिए लालायित नहीं है। एक कवि अपने आसपास के अनुभव को कविता में दिखाते हैं। एक कवि जो है वो ये बच्चन और दिनकर और अज्ञे की जैसे ऊंचे पदों के लिए लालायित नहीं है, बल्कि अपने आसपास के अनुभव को कविता में स्थान देते हैं। जैसे धूमिल देख लीजिए, धूमिल ने एक स्थल पर काव्य रचना पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहते हैं, मतलब काव्य रचना पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हुए धूमिल क्या कहते हैं, इनकी पंक्ति जान लेते हैं। पंक्तियों को आपको दिमाग में रखना है क्योंकि पंक्तियां भी एग्जाम में पूछ ली जाती है और पूछा जाता है किसकी पंक्ति है। तो ये पंक्ति है, कविता में जाने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि जब इससे न चोली बन सकती है न चोंगा, तब आप कहो इस ससुरी कविता को जंगल से जनता तक ढूंढने का क्या होगा। ये किसने कहा है? धूमिल ने कहा है, काव्य रचना पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए ये पंक्ति कही है। इसके अलावा नागार्जुन ने अपनी कविताओं में हमेशा आर्थिक विषमताओं और सामाजिक भिन्नताओं को रेखांकित किया है। मतलब नागार्जुन ने भी अपनी कविताओं में आर्थिक विषमताओं, विडंबनाओं और सामाजिक विडंबनाओं को रेखांकित किया है। इनकी कविता क्या है? अकाल और उसके बाद में इन्होंने आर्थिक विषमताओं को दिखाया है। अकाल के बाद जो देश की स्थिति होती है, समाज की जो स्थिति होती है, जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन समस्याओं को इन्होंने अपनी कविता में दिखाया है। राजनीतिक चेतना का उद्घाटन। सन 1947 में हम स्वतंत्र हुए, तब से लेकर आज तक अनेक चुनाव हुए। राजनीतिक दलों में गरीबी हटाओ के अनेक नारे दिए। कुछ छुटपुट उपलब्धि के अतिरिक्त आम आदमी को भ्रष्टाचार, बेरोजगार और प्रदूषण का आतंकवाद के सिवा कुछ नहीं मिला। मतलब 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब से लेके आज तक अनेक चुनाव हुए, आम चुनाव हुए और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, लेकिन थोड़ी छोटी मोटी उपलब्धि के सिवाय कुछ हमें हासिल नहीं हुआ। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और प्रदूषण, आतंकवाद के सिवा कुछ नहीं मिला। तो इससे क्या हुआ? लोगों का उत्साह और आशा मंद होने लगी। इतने अधिक वर्षों में राजनीतिक जीवन का घोर नैतिक पतन हुआ। अमीर अमीर होता गया और गरीब गरीब। तो राजनीति से जुड़े नेताओं द्वारा किए गए आर्थिक घोटालों के कारण आम आदमी का विश्वास लोकतंत्र से उठने लगा। तो राजनीतिक से जुड़े जो नेता थे वे घोटाले करते थे, तो इससे क्या हुआ? घोटाले का प्रभाव जो आम आदमी पर पड़ता था, तो इससे क्या हुआ? आम आदमी का विश्वास लोकतंत्र से उठने लगा। और समकालीन कवि अनुभव की इस सच्चाई को महसूस करते हैं। जो समकालीन कवि थे इस सच्चाई को महसूस करते थे और इसी को अपनी कविताओं में प्रस्तुत करते हैं। रघुवीर सहाय अपनी कविता आत्महत्या में इसी प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं। इनकी जो कविता क्या है? आत्महत्या, इसमें इसी प्रकार के विचार इन्होंने व्यक्त किए हैं। तो देखते हैं पंक्ति क्या है। मेरे देश के लोगों और नेताओं, मैं सिर्फ एक कवि हूँ। मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता, न उसके साथ खाने के लिए गम, न मैं मिटा सकता हूँ ईश्वर के विषय में तुम्हारे संभ्रम। लोगों में श्रेष्ठ लोगों, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारे साथ आ नहीं सकता। तो ऐसा किसने कहा है? रघुवीर सहाय ने कहा है, अपनी आत्महत्या कविता में कहा है। तो ये पंक्ति इनकी इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। यौन अनुभव का अत्यधिक एवं अश्लील चित्रण। समकालीन कविता की एक और महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है? यौन अनुभव। इस प्रवृत्ति ने इस कविता की रचना प्रक्रिया को अत्यधिक प्रभावित किया है। कुछ आलोचक इसे अकविता आंदोलन की मुख्य प्रवृत्ति मानते हैं। यौन आकर्षण मनुष्य की सबसे बड़ी स्वाभाविक एवं प्रबल जैविक प्रवृत्ति है। कोई भी स्वस्थ स्त्री या पुरुष इसके आकर्षण से नहीं बच सकता। इस काल के कवि यौन अनुभव के चित्रण में ऐसी शब्दावली का प्रयोग करने लग गए जो सभ्य समाज में वर्जित है। मतलब यौन अनुभव का जो इन्होंने चित्रण किया है इस काल के कवियों ने, तो ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग किया है इन्होंने जो कि सभ्य समाज में क्या है? वर्जित है। वास्तविक स्वतंत्रता की समस्या। सतही तौर पर देखने से बुजुर्गवा लोकतंत्र में
में बाड़ी स्वतंत्रता का नारा बड़ा ही आकर्षक लगता है, लेकिन इसकी वास्तविकता कुछ और ही है। आज के लोकतंत्र में हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी किसी के लिए नहीं है। आज की बुजुर्गा व्यवस्था में स्वतंत्रता के नाम पर इतना अधिक विरोधाभास है कि आज का मनुष्य पूर्णतः भ्रमित हो चुका है। विशेषकर आज का शिक्षित निम्न वर्ग अधिक विभ्रमित है। सच्चाई तो यह है कि आज़ादी के बाद अंग्रेजी साम्राज्य तो चला गया, लेकिन राजनीतिक बदलाव के सिवा कुछ नहीं बदला। धूमिल अपनी कविता 20 साल में कहते हैं, मतलब अंग्रेज साम्राज्य चला गया, लेकिन राजनीतिक बदलाव के सिवा कुछ नहीं बदला। देश की स्थिति वैसी की वैसी है। तो इसी को धूमिल ने अपनी कविता 20 साल बाद में दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? कविता की पंक्ति देख लीजिए। 20 साल बाद और इस शरीर में सुनसान गलियों में तोते की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या आज़ादी सिर्फ थके हुए रंगों के नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब भी होता है? ऐसा किसने कहा है? धूमिल जी ने कहा है। 20 साल बाद कविता में इन्होंने कहा है कि आज़ादी के बाद भी हमारे देश में कोई बदलाव नहीं हुआ। व्यंग की अभिव्यक्ति। समकालीन कविता का व्यंग नित्यान्त तीखा और मार्मिक है। मतलब समकालीन कविता में व्यंग का तीखा प्रहार किया गया है। जैसे धूमिल को देख लीजिए, उनकी कविताओं में तीखे व्यंग का प्रहार किया गया है, जिससे कि जो राजनीतिक विसंगतियाँ थी, सामाजिक विसंगतियाँ थी, उस पर इन्होंने व्यंग का तीखा प्रहार किया गया है। किसने? धूमिल ने। तो इस दृष्टि से लीलाधर जगोड़ी की बलदेव सटीक, सौमित्र मोहन की लुकमान अली, ध्रुवदेव मिश्र की हवा बही गाँव में तथा हरिहर द्विवेदी की खत आदि उल्लेखनीय कविताएं हैं। कवियों के व्यंग आज के जीवन से संबंध है तथा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विसंगतियों पर करारा प्रहार करते हैं। धूमिल अपनी कविता मोचीराम में कहते हैं, मतलब इन कवि जो हैं वे अपनी कविताओं में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विसंगतियों पर व्यंग के माध्यम से करारा प्रहार करते हैं। तो धूमिल की जो कविता है मोचीराम, इन्होंने करारा व्यंग का प्रहार किया है। क्या किया है? पंक्ति देख लीजिए। बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। तो उनका कहना है कि मेरी निगाह में न कोई बड़ा है न छोटा है, मेरे नज़र में सब कोई बराबर है और मैं उसे अपनी कविताओं के माध्यम से दिखाऊंगा। विचार आंदोलन का उद्घाटन। साठोत्तरी कविता तथा समकालीन कविता में विचार आंदोलन की काफ़ी हलचल दिखाई देती है। इन कवियों की कविता आंदोलन की कविता है। इन कवियों को पढ़कर सामान्य पाठक का मन भी आंदोलित हुए बिना नहीं रह सकता। कारण यह है कि समकालीन कविता में यदि संवेदना है और समय है तो विचार की गहनता भी है। वहीं अनुभूति और विचार, एहसास और समझ एक दूसरे में इतने घुले मिले हैं कि यह काव्य भावात्मक और बौद्धिकता दोनों स्तर पर आंदोलित करता है। कविता को पढ़कर पाठक बार बार विचार करने लगता है कि हमें बनी हुई अवधारणाओं पर पुनर्विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए कवि चंद्रशेखर की कविता क्या है? एक और बसंत में इन्होंने क्या कहा है? पंक्ति देख लीजिए। सुनता हूँ बसंत आया था, वन में फूल खिले होंगे कहीं सेठों के चमन। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। किसकी पंक्ति है? चंद्रशेखर की पंक्ति है। इनकी किस कविता की पंक्ति है? एक और बसंत। यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थ का अर्थ है जो कुछ हमारे सामने है, अर्थात जो कुछ अस्तित्व में है वही यथार्थ है। जब हम साहित्य के क्षेत्र में यथार्थ की चर्चा करते हैं तो हमारा मतलब जो कुछ हमारे आसपास घट रहा है। समकालीन कविता का कवि अपने आसपास के यथार्थ से पूर्ण तरह प्रभावित है। यद्यपि पूंजीवादी समाज यथार्थ को ढकने का प्रयास करता है, लेकिन एक सच्चा कवि भ्रांत न होकर सजगतापूर्व यथार्थ का वर्णन करता है। नए पत्ते में संकलित कविता महंगा रहा है में कवि कहता है, कवि कर लीजिएगा यहाँ पर, कवि कहता है। तो यथार्थ का मतलब क्या होता है कि जो कुछ मतलब वास्तविक है, जो हमारे समाज में घट रहा है उसको दिखाना, उसकी सच्चाई को दिखाना। लेकिन जो पूंजीवादी समाज है मतलब आसपास के जो यथार्थ को दिखाना, लेकिन पूंजीवादी जो समाज है यथार्थ को ढकने का प्रयास करता है। लेकिन जो सच्चा कवि है वो बिना डरे क्या करता है? यथार्थ को दिखाता है, वास्तविकता को, समाज की वास्तविकता को कविता के माध्यम से दिखाता है। एक बड़ी पंक्ति देख लीजिए कि इसकी नए पत्ते में संकलित कविता है क्या? महंगा रहा है। इस कविता की
ये पंक्ति क्या है, एक उड़ी खबर सुनी है हमारे अपने यहाँ बहुत छिपे हुए लोग, मगर चूंकि अभी लिपा पोती है देश में, अखबार व्यापारियों की ही संपत्ति है, राजनीतिक कड़ी से कड़ी चल रही है, वे जन मौन है इन्हें देखते हुए। तो सांस्कृतिक विभिन्नता, समकालीन कविता में सांस्कृतिक विभिन्नता देखने को मिलती है। तो समकालीन कविता में हमें सांस्कृतिक विपन्नता के दर्शन होते हैं। इसका एक कारण यह है कि हमारी संस्कृति के अधिकांश मूल अपना संदर्भ खो रहे हैं, नया बनता समाज उन्हें छोड़ रहा है। हम यह भी कह सकते हैं कि देश की वर्तमान पीढ़ी पुराने सांस्कृतिक मूल्यों को निभाने में कठिनाई अनुभव कर रही है। मतलब जो नई पीढ़ी है वह पुरानी सांस्कृतिक मूल्यों को निभाने में क्या कर रही है, कठिनाई महसूस अनुभव कर रही है। 8वें दशक तक आते आते संस्कृति के प्रति आक्रमण और आक्रोश और भी तीव्र हो गया। समकालीन कविता में संस्कृति के प्रति एक बेगानापन हमें बार बार दिखाई देता है। मतलब संस्कृति को के प्रति भिन्नता दिखाई देती है। मतलब संस्कृति को अपनाने में क्या करना होता है, एक बेगानापन दिखाई देता है लोगों के प्रति। कला पक्ष, कला पक्ष समकालीन कविता का तथ्य, शिल्प, भाषा, सौंदर्यबोध सभी कुछ बदला हुआ है। समकालीन कविता में नए प्रतीकों की खोज में संलग्न है। यद्यपि इन कवियों की भाषा साहित्यिक हिंदी नहीं कही जा सकती है, लेकिन इसमें भद्रजनों की भाषा नहीं है, बल्कि शब्द कौशल और वाक्य चातुर्य के स्थान पर डंक मारते हुए असभ्य और आघाती शब्द हैं। मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कि आघात करते हैं, व्यंग के माध्यम से और आघाती शब्दों के माध्यम से कविता में कला पक्ष को दिखाया गया है। अब वो है समकालीन कवि और काव्य संग्रह। तो समकालीन कवि कौन है, जगदीश गुप्त, और उनका काव्य संग्रह क्या है, नाव के पाव, शब्द दंश, हिमविंद, युग्म, छंद सती, आदिम, एकांत, शंभु। तो इनके क्या है, काव्य संग्रह। तो जिन काव्य संग्रह पे मैंने अंडरलाइन किया है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। दुष्यंत कुमार, इनका भी काव्य संग्रह इंपॉर्टेंट है। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे में, जलते हुए वन का वसंत, साए में धूप। सूर्य का स्वागत और साए में धूप कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो दुष्यंत कुमार के काव्य संग्रह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। श्रीकांत वर्मा का काव्य संग्रह क्या है, दीनारंभ, माया दर्पण, जलसाघर, मगध। राजकमल चौधरी का काव्य संग्रह क्या है, कंकावती, मुक्ति प्रसंग, स्वरगंधा। रामदरस मिश्र का काव्य संग्रह क्या है, बेरंग, बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, शब्द सेतु, बारिश में भीगते हुए बच्चे। तो इनकी काव्य पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सुदामा पांडे धूमिल, इनकी तो काव्य संग्रह, इनके काव्य संग्रह से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनका काव्य संग्रह क्या क्या है, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चंद्रकांता देवताले, हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से बने लकड़बग्गा हंस रहा है, रोशनी के मैदान की तरफ भूखंड तप रहा है, आग हर चीज में बताई गई थी, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, बदला बेहद महंगा सौदा, उजाड़ में संग्रहालय। विनोद कुमार शुक्ल का काव्य संग्रह क्या है, लगभग, जय हिंद, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाता है। लक्ष्मीकांत वर्मा का काव्य संग्रह क्या है, अतुकांत और तीसरा पक्ष। तीसरा पक्ष इंपॉर्टेंट है। लीलाधर जगुड़ी, शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में, महाकाव्य के बिना, ईश्वर की अध्यक्षता में, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका। अशोक वाजपेयी के काव्य संग्रह क्या है, शहर अब भी संभावना है, एक पतंग है, दोनों इंपॉर्टेंट है। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, इतने से तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, वहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, आविन्यो, जो नहीं है अभी कुछ और। कुमार विमल का काव्य संग्रह क्या है, एक छोटी सी लड़ाई, रंग खतरे में। विमल कुमार का काव्य संग्रह है सपने में एक औरत से बातचीत, यह मुखौटा किसका है, पानी का दुखड़ा। कैलाश वाजपेयी का काव्य संग्रह क्या है, संक्रांत, देहांत से हटकर, तीसरा अंधेरा, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर। राजेश जोशी का काव्य संग्रह क्या है, समर गाथा, इंपॉर्टेंट है, लंबी कविता है ये। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, एग्जाम में पूछा जा चुका है। दो पंक्तियों के बीच चांद की वर्तनी, किसकी रचना है, राजेश जोशी की। मंगलेश डबराल, पहाड़ पर लालटेन, किसकी रचना है, मंगलेश डबराल की रचना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। घर का रास्ता,
हम देखते हैं आवाज़ भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य। ऋतुराज की रचना क्या है? एक मरण धर्मा और अन्य। मदन कश्यप की रचना क्या है? लेकिन उदास है पृथ्वी नीम रोशनी में, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और कुरुज। अरुण कमल की रचना क्या है? अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार। ज्ञानेंद्र प्रतीक की रचना क्या है? आँख होत बनते हैं। शब्द लिखने के लिए कागज बना है। गंगा तट, संशय आत्मा, भिन्न शहर। एकांत श्रीवास्तव का काव्य संग्रह क्या है? मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद, नागरिक व्यथा, अन्य है मेरे शब्द इंपॉर्टेंट है। किसकी रचना है? एकांत श्रीवास्तव की। उदय प्रकाश की रचना सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, कस कबूतर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रयाग शुल्क यह लिखता हूँ बीते कितने बरस, कविता। रमेश चंद्र शाह का काव्य संग्रह क्या है? कछुए की पीठ पर, हरिश्चंद्र आओ, देखते हैं शब्द भी अपना समय। बलदेव बंसी अंधेरे के बावजूद, बच्चे की दुनिया, कोई आवाज़ नहीं, उपनगर में वापसी, वाग गंगा, ये इनकी रचनाएं हैं। आलोक धनवा की रचना दुनिया रोज बनती है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। और मैत्रेयी पुष्पा की लकीरें, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। समकालीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ, देखिए एग्जाम में कभी कभी काव्य पंक्तियाँ दे दी जाती है और पूछी जाती है किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं, तो समकालीन कवियों की काव्य पंक्तियाँ जान लेते हैं क्या है। दुष्यंत कुमार की काव्य पंक्ति जानते हैं। कहाँ तो इनकी काव्य पंक्ति है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। तो राजनीतिक नेताओं पर इन्होंने प्रहार किया है कि जो कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिरागा मैसर नहीं शहर के लिए। तो एक इन्होंने व्यंग का प्रहार किया है। दूसरा है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तीसरा है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो ये पंक्तियाँ आप लोग तीनों पंक्तियाँ दुष्यंत कुमार की है, लोग नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। सुदामा पांडे धूमिल की काव्य पंक्तियाँ क्या क्या है? यह जनतंत्र जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़ियों का जुबान पर जिंदा है। ये पंक्ति किसकी है? सुदामा पांडे की। दूसरी पंक्ति क्या है? अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है, जिसमें आधा तेल है आधा पानी है। तीसरा है, भूख से रियाती हुई हथेली का नाम दया है और भूख से तनी हुई मिट्टी का नाम क्या है? नक्सलवाड़ी। इनकी चौथी काव्य पंक्ति है, हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में बदेश हो, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बस 5 है, कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का अल्फनामा है। छठवीं पंक्ति है इनके, अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। जिस पर कोई नहीं खाना चाहता, आज़ादी एक झूठी थाली है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। नंगापन अंधापन होने के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई है। नंगापन जो है वो अंधापन होने के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई है। तो ये काव्य पंक्तियाँ हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।